सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 5 की क्लास हो रही है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को शुरू किए हैं। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के सेक्शन बी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और सेक्शन डी यानी कि झारखंड के इकोनॉमिक्स को हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था को शुरू किए हैं और इसका एक वीडियो अपलोड भी हो चुका है। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो पहले क्लास में हम लोग पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके थे, दूसरा चैप्टर भी लगभग ख़त्म था, बस एक क्वेश्चन वहाँ पे छूटा हुआ है जो कि कुपोषण से संबंधित है, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक और चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से टोटल हम लोग के पास 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। तो जो चैप्टर सेकंड था हम लोग का, उसका एक क्वेश्चन छूटा था, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि झारखंड के कुपोषण से संबंधित है। तो झारखंड में कुपोषण की समस्या का वर्णन करें तथा इस समस्या के समाधान में खाद्य सुरक्षा की क्या भूमिका है, विश्लेषण करें। तो हम पिछली क्लास में खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो इकोनॉमिक्स सेक्शन बी है उसमें भी हम लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में डिटेल्स में पढ़े हैं। तो खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से कुपोषण की समस्या से निवारण दिला सकता है, उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोग को विश्लेषण करना है। तो शुरू करते हैं। तो कुपोषण वह व्यवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर में पोषण नहीं मिल पाता है और यह एक गंभीर स्थिति है। यानी कि एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारे शरीर में पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हम लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, या फिर कुपोषण तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं और इसी के कारण आहार की कमी हो गया, पाचन की अवस्था या फिर कई अन्य रोग शामिल हो जाते हैं और यह क्या एक गंभीर स्थिति है। कुपोषण तब भी होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती है। वस्तुतः हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन के जरिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यानी कि हम लोग स्वस्थ रहने के लिए भोजन ही खाते हैं और भोजन से हम लोग को जितने भी एनर्जी आते हैं या फिर जो पोषक तत्व मिल रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग को भोजन से प्राप्त होता है। लेकिन यही चीज़ जब हम लोग को सही मात्रा में प्राप्त नहीं होने लगता है तो हम लोग को बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है और फाइनली हम लोग कुपोषित हो जाते हैं, यानी कि हम लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ कुपोषण की समस्या विकराल है और यहाँ के अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों के बीच उच्च स्तर का कुपोषण पाया जाता है। यानी कि झारखंड में कुपोषण भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें से भी जनजातीय क्षेत्र में कुपोषण की समस्या काफ़ी अधिक देखा जाता है। और झारखंड में बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही है। यानी कि झारखंड में जो भी बच्चा और स्त्री के जो अधिकांश रोग हैं उनमें सबसे प्रमुख आ जाता है हम लोग का कुपोषण। स्त्रियों के रक्ताल्पता या फिर घेंगा रोग, या फिर बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स बोलते हैं, या फिर रतौंधी और यहाँ तक कि अंधापन भी कुपोषण का ही दुष्परिणाम। तो जो भी रतौंधी हो गया या फिर सूखा रोग हो गया जो कि बच्चों में देखा जाता है, तो ये सब मुख्यतः हम लोग के खान पान की वजह से ही, विटामिन की कमी की वजह से हो जाती हैं और कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार होते हैं। 6 महीने से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों में यह तीव्रता से बढ़ता है और सबसे भयंकर परिणाम इसके द्वारा होने वाला आर्थिक नुकसान है। यानी कि ये जो हम लोग का अंधापन हो गया या फिर सूखा रोग हो गया, ये सारा बच्चे पर फैलते हैं और ये मैक्सिमम 6 महीना से 3 वर्ष की आयु के बच्चे वाले में फैलते हैं। और जब ये बीमारी होती है तो इनके इलाज में हम लोग का काफ़ी अधिक मात्रा में आर्थिक नुकसान होता है। एक तो यहाँ की गरीबी और ऊपर से ये सारे रोग आ जाते हैं, जिससे उनकी स्थिति भी काफ़ी दयनीय हो जाती है। कुपोषण के कारण मानव उत्पादकता 10 से 15% तक कम हो जाता है और जो सकल घरेलू उत्पाद को 5 से 10% कम कर देता है। अगर हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग अपने काम में 100% नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी उत्पादकता में कुछ कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में भी कमी नज़र आती है। झारखंड के कई जिले आज भी कुपोषण के चपेट में हैं और सेव द चिल्ड्रेन मिशन के तहत जारी की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि फिलहाल झारखंड में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे गुमला और पश्चिम सिंहभूम में, और झारखंड में 5 वर्ष की आयु तक का हर दूसरा बच्चा अपनी उम्र की तुलना में नाटा है, यानी कि जितना हाइट होना चाहिए उससे वो कम है।
फिर कि 10 में से 3 बच्चे अपनी लंबाई की तुलना में दुबले पतले हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसकी उम्र जो है उस उम्र की तुलना में उनकी हाइट जो होनी चाहिए थी उस हाइट से भी काफ़ी कम है। और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी हाइट है तो उनकी हाइट के अनुसार यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग जितना जितना उनका वजन होना चाहिए था उस वजन की तुलना में उनका वजन भी काफ़ी कम है, काफ़ी दुबला पतला है। और अभी भी 11.4% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित है, जिनमें मौत का खतरा 9 से 20 गुना अधिक रहता है और ऐसे बच्चे की संख्या 5.8 लाख है। आगे है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2004 की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी झारखंड में 47.8% बच्चे अंडरवेट हैं और कुपोषण के कारण इनका वजन निर्धारित मानक से काफ़ी कम है। झारखंड के शहरी इलाकों में कुपोषित बच्चों की संख्या महज 39% है, जबकि ग्रामीण इलाके में लगभग 50% बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। झारखंड में पूरक आहार प्राप्त करने वाले 6 से 8 माह के शिशुओं की संख्या में गिरावट देखी जा रही है और वर्ष 2005-06 के दौरान यह घटकर 60% था, जो कि 15-16 में घटकर 47% हो गया। और झारखंड में 6 माह से 23 माह में केवल 7% बच्चों को ही माँ के दूध के साथ पूरक आहार भी मिल पाता है। अब है कि झारखंड में कुपोषण, ये डायग्राम में दिखा दिया गया कि झारखंड में शहरी इलाके में 39% कुपोषण, अंडरवेट कितना है 47.8 और ग्रामीण इलाके में 49.8% कुपोषित बच्चे हैं। तो शहरी इलाके में जन्म के 1 घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराने से नवजात में होने वाली 20% मौत को रोका जा सकता है, लेकिन महिलाएं इसे लेकर जागरूक नहीं है। यानी कि बच्चे के मौत के पीछे का एक मुख्य वजह यह भी है कि उनके पैदा होने के बाद ही मतलब कि पैदा होने के बाद उनको स्तनपान नहीं कराया जाता है। अगर ऐसा होता तो 20% मौत को रोका जा सकता है, लेकिन महिलाएं इसके प्रति जागरूक नहीं है। और यहाँ अभी भी 33.2% नवजात को ही जन्म से पहले घंटे में माँ का दूध मिल पाता है, यानी कि जन्म के पहले घंटे में सिर्फ 33% बच्चा को ही माँ का दूध मिल पाता है। और गरीबी और पोषण को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव तो है ही झारखंड में। अब है कि बहुआयामी गरीबी, यानी कि गरीबी के जितने भी आयाम हैं और कुपोषण को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए खाद्य सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर सही तरीके से सही मात्रा में और पौष्टिक आहार अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग कुपोषण से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग को जो रतौंधी हो गया या फिर सूखा रोग हो गया, रक्त अल्पता, ये सारी बीमारी से हम लोग बाहर आ सकते हैं अगर हम लोग को सही मायने में खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलने लगे तो। इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभ, एक तो हो गया उपलब्धता, पहुँच, उपयोगिता और वितरण में स्थिरता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार के लिए दिन रात काम कर रही है। यानी कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा रही है, जिसके माध्यम से हम लोग बहुआयामी गरीबी को और कुपोषण दोनों की समस्या से निजात पा सके। इसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। और राज्य में लक्षित लाभार्थियों को यानी कि टारगेटेड लाभुकों को सुगमतापूर्वक अनाज एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग के लिए कुल 1.61 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता वाले 669 गोदाम पूर्वतः कार्यरत है और सबसे अधिक गढ़वा में 30 गोदाम कार्यरत है। इसके पश्चात गिरिडीह में 28 तथा पलामू में 27 गोदाम कार्यरत है। इसको थोड़ा सा एक बार गूगल करके देख लीजिएगा डाटा, कि शायद अभी चेंज हो गया होगा और अपडेट कर लीजिएगा। अभी के राज्य के द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 29 नवंबर 2019 को इतना केजी चावल और फिर गेहूँ, नमक और चीनी का भंडारण है। यानी कि 2019 तक इतना मात्रा में ये सारा चीज़ भंडारण में है। और अनाज की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा पीडीएस डीलर, यानी कि जो हम लोग राशन दुकान सब जहाँ से लेते हैं हम लोग उसी को वही पीडीएस डीलर, इनके माध्यम से राज्य सरकार राज्य में सभी योग्य लाभार्थियों को आच्छादित किया जा रहा है। यानी कि चावल, गेहूँ और चीनी, ये सारी चीज़ जो है पीडीएस डीलर के माध्यम से जो योग्य लाभार्थी है उनको प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए अंत्योदय अन्न योजना भी है। तो इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के परिवारों को 35 केजी गेहूँ, 35 केजी चावल होगा और गेहूँ प्रतिमाह 2 रुपया प्रति किलो और धान 3 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाता है। यानी कि अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों को चावल, गेहूँ और धान ये सारा चीज़ प्रदान करवाया जा रहा है।
फिर असुरक्षित आदिम जनजाति आबादी तक अनाज की पहुंच को सुगम बनाने के लिए राज्य में डाकिया योजना चलाई जा रही है। तो जो डाकिया योजना था ये मुख्यतः आदिम जनजाति को खाद्य सुरक्षा पहुंचाने के लिए चलाया गया है। फिर मुख्यमंत्री दाल भात योजना, जिसमें कि 5 रुपया में एक समय का खाना खिलाया जाता है। अब आगे है 2018-19 में जिला से लेकर पंचायत स्तर तक भूख से मृत्यु की समस्या समाधान करने के उद्देश्य से राज्य खाद्यान्न आकस्मिक निधि का गठन किया गया और इसके तहत योग्य लाभार्थी को निःशुल्क 10 केजी चावल उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि 2018-19 के बीच में जिला और पंचायत में भूख और भूख से मृत्यु की समस्या को खत्म करने के लिए राज्य खाद्यान्न आकस्मिक निधि का गठन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप योग्य लाभार्थी को 10 केजी चावल उपलब्ध कराया जा रहा। फिर यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(5)(1)(b) में के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में 6 से 14 साल तक के या फिर कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक विद्यालय दिवस पर दोपहर को गर्म खाना खिलाया जाएगा। फिर आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पूरक पोषक आहार के अतिरिक्त पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। यानी कि पोषक आहार तो दिया ही जाएगा, उसके साथ साथ पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक मुफ्त में वितरित किया जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे वे उचित लाभुकों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिससे कि यहाँ की कुपोषण की समस्या और साथ ही साथ गरीबी की समस्या को ख़त्म किया जा सके। निष्कर्षतः हम लोग बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 21 और 47 जो कि भारत सरकार को सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन के साथ सम्मानित जीवन सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करने के लिए बाध्य करते हैं। यदि सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन और कुपोषण की समाप्ति के बीच सही सामंजस्य स्थापित किया जाए तो कुपोषण समाप्ति की दिशा में यह एक प्रभावी कदम साबित होगा। इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन था हम लोग का सेकंड चैप्टर का एक क्वेश्चन छूटा था, तो वो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और सेकंड चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर आएगा हम लोग का झारखंड का जनांकीय लक्षण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि जनगणना 2001 और 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में झारखंड की जनांकीय लक्षणों की व्याख्या करें। यानी कि 2001 की जनांकीय लक्षण और 2011 की जनांकीय लक्षण के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। जनांकीय लक्षण में मूल रूप से जनसंख्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता हो गया, श्रम बल की संरचना आदि को शामिल किया जाता है। और किसी राज्य की जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी पूंजी भी होती है और वास्तव में किसी राज्य को विकसित राज्य का दर्जा जनसंख्या का उपयुक्त आकार और श्रेष्ठ गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर ही दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जनांकीय लक्षण क्या हो गया, तो इससे मुख्य तत्व क्या हो जाएंगे, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, फिर लिंगानुपात हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा और साक्षरता के साथ साथ श्रम बल की संरचना, ये सब शामिल हो जाते हैं। अब क्या है कि किसी भी राज्य के लिए जो जनसंख्या होती है या फिर देश के लिए जनसंख्या जो होती है वो उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, अगर वह जनसंख्या स्किल्ड जनसंख्या हो तो। और वास्तव में किसी भी राज्य को विकसित राज्य का दर्जा जनसंख्या का उपयुक्त आकार और उसकी गुणवत्ता की विशेषताओं के आधार पर ही विकसित राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगर झारखंड के जनांकीय लक्षणों को जनगणना 2001 तथा 2011 के आंकड़े के संदर्भ में नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। तो झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,88,88,134 है, जो कि भारत की कुल आबादी का 2.72% था और भारत की कुल जनसंख्या में झारखंड को 14वां स्थान है। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 2,59,45,829 था। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो कि 2.72% है कुल भारत की जनसंख्या का। और रैंक की बात करेंगे तो 14वां रैंक है। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या 2,59,45,829 है। अब है कि जब किसी जनसंख्या में मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक होता है तो जनसंख्या में वृद्धि देखा जाता है। तो हम लोग पढ़े भी हैं कि अगर मृत्यु दर, जाहिर सी बात है कि अगर मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है
तो जनसंख्या वृद्धि होगी। और अगर एक स्थिति ऐसा रहता है कि अगर अगर कोई राज्य अगर गरीब है तो उस स्थिति में क्या होता है कि शुरू में बच्चे पैदा भी ज़्यादा होते हैं और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनकी मृत्यु भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे डेवलप होने लगता है तो स्वास्थ्य सुविधा विकसित होने के बाद से क्या होता है कि उत्पादन यानी कि बच्चे पैदा तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। और 2001 की जनगणना के आंकड़े की तुलना में झारखंड की जनसंख्या में 2011 में 22.4% का इजाफा हुआ है। अर्थात 2001 की तुलना में 2011 में झारखंड के लगभग 60 लाख जनसंख्या की वृद्धि हुई है। यानी कि 2001 की तुलना में 2011 में 60 लाख जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अब क्या कि बाहरी लोगों के आगमन, झारखंड में आर्थिक क्रियाकलाप की अपार संभावना और झारखंड में तीव्र औद्योगिकरण, नगरीकरण और अशिक्षा आदि कारक यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वास करने वाले लोगों की संख्या से, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर के क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और 2011 की जनगणना आंकड़े के अनुसार झारखंड में जनघनत्व कितना? तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2001 में झारखंड में जनसंख्या घनत्व 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 414 आदमी और फिर से 2001 की जनगणना के अनुसार 338 आदमी रहते थे। और यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि झारखंड जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है वो राष्ट्र के जनसंख्या घनत्व से अधिक है। और यहाँ की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होने का मुख्य कारण है संसाधनों की बहुलता, खनन क्रियाकलाप हो जाएगा, औद्योगिकरण काफ़ी अधिक है और रोजगार के अवसर काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से झारखंड के व्यक्ति तो हैं ही, इसके साथ ही साथ बहुत सारे बाहरी व्यक्ति भी झारखंड में आकर बस गए हैं। परिणाम स्वरूप झारखंड में जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक हो गया। अब है कि किसी राज्य या फिर राष्ट्र का लिंगानुपात। तो जनसंख्या घनत्व हो गया, अब है जनसंख्या वृद्धि हो गया था, अब है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या हो गया? किसी राज्य या फिर राष्ट्र का लिंगानुपात वहाँ निवास करने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीच के अनुपात को दर्शाता है। अगर दूसरे शब्द में बात किया जाए तो प्रति 1000 पुरुषों की आबादी पर महिलाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग? लिंगानुपात बोलते हैं। यानी कि प्रति 1000 पुरुष में महिला की संख्या जितनी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। और 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 941 था, जबकि 2011 में यह 947 हो गया। यानी कि 1000 लड़कों में 947 का है लड़कियां हैं 2011 के आंकड़े के अनुसार। और उपरोक्त आंकड़ों को देखने पर निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि 2001 की तुलना में 2011 में कुछ सुधार अवश्य हुए हैं, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार 941 था, यानी कि 1000 लड़का था तो वहाँ पे 941 ही लड़कियाँ थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़का था तो वहाँ पे 947 लड़कियाँ थी, यानी कि 6 लड़कियों की वृद्धि हुई थी। यानी कि कुछ सुधार हुआ है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, परंतु यह सुधार अपेक्षित रूप से अभी भी नाकाफ़ी है, यानी कि यह अभी भी सही तरीके से नहीं है, अभी भी ये काफ़ी नहीं है। अब आता है झारखंड में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल हैं। तो देख ही रहे हैं महिला की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है तो प्रतिकूल ही है। और इसी स्थिति में बहुत सारे कारक जिम्मेदार है, जैसे कि बालिका शिशु की उपेक्षा, यानी कि लड़की होने पर उसकी उपेक्षा की जाती है। फिर है बालिका शिशु के मृत्यु दर का उच्च होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो गया, या फिर गर्भवती महिलाओं का उच्च मृत्यु दर हो गया। तो ये सब कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से लड़कियों की जनसंख्या में कमी देखी जाती है। अब है कि साक्षर व्यक्ति। तो साक्षर व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? तो 7 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र का वह व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ने और लिखने जानता हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से अधिक हो गई है और वे किसी एक भाषा को पढ़ने या फिर लिखने जानते हैं, तो उस व्यक्ति को हम लोग साक्षर व्यक्ति बोलते हैं। झारखंड में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। 2001 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 53.56% था, वहीं 2011 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 67% था। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के पुरुष साक्षरता दर 78.45%, वहीं महिला साक्षरता दर 56.21%। तो इन आंकड़ों से हम लोग को पता चलता है कि झारखंड में साक्षरता की दृष्टि से लिंग भेदभाव ऊंचा बना है, क्योंकि महिला साक्षरता दर 56%, वहीं पुरुष साक्षरता दर कहाँ 78% के करीब है। किसी भी राज्य में जनांकीय लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण कार्यबल का है।
और कार्यबल शब्द का अर्थ क्या हो गया, तो 15 से 59 आयु वर्ग के वैसे व्यक्ति से है जो कार्य में संलग्न है। यानी कि कार्यबल क्या हो गया कि वैसे 15 से 59 आयु वर्ग के वे सभी व्यक्ति जो कार्य में लगे हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कार्यबल बोलते हैं। और 2001 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में कामगारों का अनुपात कुल जनसंख्या में 37.64% ही है। वहीं 2011 के आंकड़े के अनुसार कामगारों का यहाँ की कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात 39.71% है। यानी कुल जनसंख्या का 37.64% कामगार है, ये 2001 के अनुसार, और 2011 के अनुसार 39.71% कामगार है। और इस राज्य में कुल कामगारों का लगभग 55% भाग प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि कृषि कार्य से संबंधित क्षेत्रों में संलग्न है, जबकि शेष 45% भाग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, गैर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। यानी कि टोटल 55% आबादी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में संलग्न है, वहीं पे 45% आदमी जो है वे गैर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में ग्रामीण आबादी राज्य की कुल आबादी का 75.95 था, वहीं पे 2001 में यह आंकड़ा कितना 77.75% था। यानी कि 2001 में ग्रामीण आबादी की संख्या अधिक थी, 2011 में ग्रामीण आबादी की संख्या में कमी देखी गई है। तो स्पष्ट है कि 2001 की तुलना में 2011 में ग्रामीण जनसंख्या में नाम मात्र की कमी आई है। इसका प्रमुख कारण क्या हो गया, आर्थिक विकास में मंद गति और औद्योगिकरण का अभाव। उपरोक्त जनांकीय लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करें तो हम यह कह सकते हैं कि इस दिशा में झारखंड राज्य को अभी लंबा सफ़र तय करना होगा। यानी कि जैसे जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है, लिंगानुपात में काफ़ी लिंगानुपात देखें हम लोग, फिर यहाँ पे हो गया हम लोग का ग्रामीण आबादी भी काफ़ी अधिक है, तो ये सारा चीज़ में परिवर्तन होगा। इसके लिए बहुत लंबा समय अभी देना पड़ेगा झारखंड को। यद्यपि 2001 की तुलना में हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है, थोड़ी ही बेहतर नज़र आ रही है, और तथापि अभी भी हम अपेक्षित आंकड़ों से दूर है। यानी जितना हम लोग अनुमान लगाए हैं कि हम लोग का डाटा इतना होना चाहिए, उससे हम लोग काफ़ी पीछे रहते हैं। और यहाँ यह भी स्मरणीय है कि जनांकीय विशेषताओं से संबंधित उत्साहवर्धक आंकड़े किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि का द्योतक होता है। यानी कि अगर कोई भी हम लोग का जनांकीय आंकड़े जो थे वो अगर काफ़ी अधिक होता है, उत्साहवर्धक होता है, तो उससे हम लोग मान सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि भी हो रहा है। क्योंकि अगर कार्यबल में वृद्धि हो रहा है मतलब कि औद्योगिकरण का विकास हो रहा होगा, यानी कि रोजगार भी मिल रहा होगा, तो आर्थिक समृद्धि भी हो रहा होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब है अगला क्वेश्चन, झारखंड के कार्यबल। तो झारखंड के कार्यबल के संदर्भ में अंतर जिला विविधता की व्याख्या करें। तो सबसे पहला कार्यबल क्या हो गया कि कार्यबल में वे सारे जनसंख्या आ जाएंगे जो 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के अंतर्गत आते हैं और कार्य में संलग्न है, और कुल जनसंख्या में से लोगों के प्रतिशत को कार्य सहभागिता दर की संख्या दी जाती है। यानी कि वे सारे व्यक्ति जो 15 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और 60 वर्ष से कम है, साथ ही साथ वे कार्य में लगे हुए हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यबल बोलते हैं। और इसी जनसंख्या को ही हम लोग कार्य सहभागिता दर की संख्या भी देते हैं। दूसरे शब्द में कार्य सहभागिता दर का आशय कुल जनसंख्या में मुख्य एवं सीमांत कर्मी की प्रतिशतता से है। कार्यबल को सामान्यतः 3 भाग में विभाजित करके देखते हैं। एक तो होगा मुख्य कर्मी, दूसरा सीमांत कर्मी और तीसरा गैर कर्मी। तो मुख्य कर्मी वे हैं जो वर्ष में कम से कम माह का 183 दिन किसी आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। दूसरा यानी कि सीमांत कर्मी वे होते हैं जो वर्ष में 183 दिन से कम या फिर 6 महीने से कम समय तक कार्य करते हैं। और गैर कर्मी ऐसे व्यक्ति हो गए जो कि उत्पादन और वितरण जैसे उत्पादक आर्थिक गतिविधि में संलग्न नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से कार्यबल को 3 भाग में डिवाइड किया गया। मुख्य कर्मी यानी कि वैसा व्यक्ति जिसको 183 दिन का रोजगार मिलता है या फिर उससे अधिक दिन का, तो वे सभी कर्मी मुख्य कर्मी में आते हैं। सीमांत कर्मी यानी कि वे सारे कर्मी जिनको 183 दिन से कम रोजगार मिलता है, तो वे सीमांत कर्मी होते हैं। और गैर कर्मी जिनको बहुत कम रोजगार मिलता है, नगण्य के बराबर, यानी कि आर्थिक गतिविधि में वे संलग्न नहीं होते हैं। धातव्य है कि मुख्य एवं सीमांत कर्मियों के योग को ही कार्यबल की संज्ञा दी जाती है। तो जो हम लोग का मुख्य कर्मी और सीमांत कर्मी है, उन्हीं को हम लोग कार्यबल की संज्ञा देते हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कार्यबल का अनुपात या कार्य सहभागिता दर लगभग 40% था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में कार्य सहभागिता दर 43% था एवं नगरीय क्षेत्र में कार्य सहभागिता दर 29.30%। यानी टोटल झारखंड की आबादी में कार्य सहभागिता दर जो था वो हम लोग का अप्रोक्स 40% था, और इस 40% में 43% जो था वो हम लोग का नगरीय क्षेत्र में था
ग्रामीण क्षेत्र में था, वही नगरीय क्षेत्र में 29% था। और मुख्य एवं सीमांत कर्मियों को पुनः निम्नलिखित 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले कि वहाँ पर 3 भाग में मुख्य, सीमांत और एक हो गया हम लोग का गैरकर्मी। अब मुख्य और सीमांत कर्मी को 4 भाग में बांटा गया, खेतिहर कर्मी, कृषि कर्मी और घरेलू उद्योग में संलग्न कर्मी और अन्य कर्मी, यानी कि जो खेती काम कर रहे हैं, जो घरेलू उद्योग में संलग्न है और जो कृषि में संलग्न है, इसके अलावा जो अन्य काम में लगे हुए हैं। तो झारखंड में कार्यबल में अंतर जिला विविधता में एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक कार्यबल सहभागिता दर लोहारदगा जिला में था, और 2011 के अनुसार कार्यबल सहभागिता दर के क्रम में झारखंड में प्रथम 4 जिला इस प्रकार है। तो सबसे पहला लोहारदगा हो गया, जिसमें कार्यबल सहभागिता दर कितना था, तो 51.25% था। वहीं खूंटी में लगभग 49%, सिमडेगा में 48% और गुमला में लगभग 46% के आसपास था। वहीं दूसरी ओर सबसे कम कार्यबल सहभागिता दर देखा जाए तो धनबाद में था, 31.46%। इसके अलावा रामगढ़ में 32.87% और बोकारो में 33.22% था। वहीं 2001 के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो सर्वाधिक कार्यबल सहभागिता दर गुमला में था, उसके बाद पश्चिम सिंहभूम और फिर लोहारदगा, यानी कि जो लोहारदगा यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पहला था, वही लोहारदगा यहाँ पे 3rd रैंक पे पहुँच गया 2001 में। और सबसे कम कार्यबल सहभागिता दर धनबाद का हो गया, फिर बोकारो हो गया और फिर पूर्वी सिंहभूम हो गए। अब एक अलग अलग श्रेणियों के कर्मियों के संदर्भ में देखें तो 2011 में सीमांत कर्मियों की संख्या 19.4% था। सीमांत कर्मी यानी कि वैसे व्यक्ति जिनको 183 दिन से कम रोजगार मिलते हैं, तो वो लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 20% के आसपास था। और सीमांत कर्मी का सर्वाधिक अनुपात गढ़वा, दुमका और लोहारदगा जैसे जिलों में मिला, जबकि सबसे कम सीमांत कर्मी की सहभागिता दर धनबाद, रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अब 2011 में मुख्य कर्मी का सर्वाधिक अनुपात मुख्य कर्मी यानी कि वैसे व्यक्ति जिसको 183 दिन से अधिक रोजगार मिलता है, तो वो सर्वाधिक खूंटी जिला था, फिर साहिबगंज और पाकुड़, जबकि सबसे कम में गढ़वा आ गया, पलामू आ गया और जामताड़ा हो गया। फिर 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड में कार्यबल सहभागिता में अंतर जिला विविधता को दर्शाने हेतु झारखंड के जिले को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि उच्च कार्य सहभागिता वाला जिला, इसके अंतर्गत कुल 14 जिले आते हैं, जिसमें से खूंटी, सिमडेगा, लोहारदगा, गुमला, दुमका, लातेहार, गढ़वा, पाकुड़, सिंहभूम ये सब शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां। और मध्य कार्य सहभागिता दर में तो इसमें आ जाएंगे हम लोग के चतरा, हजारीबाग, देवघर, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, सबसे पहले रांची, फिर कोडरमा, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद। और न्यून कार्य सहभागिता दर में तो न्यून कार्य सहभागिता दर वाला जिला यानी कि 30% या फिर 30% से कम वाले, तो वर्तमान में इस श्रेणी में कोई भी जिला शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये हम लोग का क्वेश्चन था, कि 2001 और 11 के आंकड़े के संदर्भ में जनांकी के लक्षण की व्याख्या करना था, तो वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की साक्षरता के बारे में, लिंगानुपात के बारे में, ग्रामीण नगरीय संगठन और जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग को टिप्पणी करना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, बस इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो झारखंड की साक्षरता दर तो 2001 में उल्लेखित परिभाषा के अनुसार 7 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की योग्यता रखता है, तो वही क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। 2011 की जनगणना को अगर ध्यान में रखा जाए तो साक्षरता दर 67.03% था। यदि राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर से इसकी तुलना किया जाए तो हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं, हम काफ़ी पीछे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.04% था, वहीं झारखंड का 67.3%। यानी 2011 में देश की साक्षरता दर से झारखंड की साक्षरता दर लगभग 8% कम। या दूसरी ओर यदि 2001 की जनगणना आंकड़े से 2011 के आंकड़ों की तुलना करें तो इस संदर्भ में झारखंड में प्रगति हुई है, परंतु अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। और 2001 में झारखंड का साक्षरता दर 53.56% था, यानी कि अरविंद चौबे यानी 2001 से 2011 तक राज्य की साक्षरता दर में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। और 2001 से 2011 के मध्य झारखंड में साक्षरता दर में 2.63% वार्षिक वृद्धि
हुई है, यानी टोटल 11% का वृद्धि हुई है। यानी अगर वार्षिक वृद्धि देखा जाए तो 2.63% का हुआ है। अगर पुरुष साक्षरता दर तो 1.42% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है, वहीं महिला साक्षरता दर 1.2% से वृद्धि हुई है। और महिला साक्षरता दर को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने बालिकाओं का नामांकन पर विशेष बल भी दिए हैं। और झारखंड में साक्षरता की दृष्टि से लिंग भेदभाव काफ़ी ऊंचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1/3 पुरुष और 2/3 महिलाएं पढ़ या फिर लिख नहीं सकती हैं। अब आता है झारखंड का लिंगानुपात। तो लिंगानुपात वही कि प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या। तो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अनुपात को लिंगानुपात की संख्या दी जाती है। दूसरे शब्दों में प्रति 1000 पुरुषों की आबादी पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 941, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 947 है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है। और 961 था हो गया, परंतु राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 961 और शहरी क्षेत्र में 910 हो गया। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 लड़कों पर 961 लड़कियां हैं और शहरी क्षेत्र में 1000 लड़कों पर 910 लड़कियां हैं। मात्र 910 लड़कियां 1000 लड़कों पर, काफ़ी खराब स्थिति है। यानी कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा लिंगानुपात में काफ़ी कम है। अतः शहरी क्षेत्र में लिंग भेदभाव ज़्यादा है। यानी कि शहरी क्षेत्र में मैक्सिमम वही सब आदमी है जहाँ जो आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग होंगे, शिक्षित होंगे, और वहीं पे लिंगानुपात काफ़ी कम देखा जा रहा है। ये काफ़ी चिंतनीय विषय हो जाता है। और झारखंड में लिंगानुपात महिलाओं के संदर्भ में प्रतिकूल मालूम पड़ता है। बालिका शिशु मृत्यु दर का उच्च होना, बालिका शिशु दर की उपेक्षा होना, गर्भवती महिलाओं का उच्च मृत्यु दर होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पाया जाना तथा शिक्षा आदि के कारण झारखंड में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है। वही सारा चीज़ आ रहा है फिर से। अगर 2011 की जनगणना में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला तो पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, फिर खूंटी और फिर गुमला आते हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अपना धनबाद, उसके बाद रामगढ़ और फिर देवघर। यानी कि हमारे धनबाद में ही सबसे कम लिंगानुपात है। यानी कि 1000 लड़कों में 909 लड़कियां ही है। और उपरोक्त आंकड़ों से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि झारखंड में जनजातीय जनसंख्या बाहुल जिलों में लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल है। यानी कि 2011 की जनगणना को अगर देखा जाए तो उसके अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है, जहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है। यानी कि 1000 लड़का है तो वहीं 1005 लड़कियां हैं। और सबसे कम लिंगानुपात देखा जाए तो अपना ब्लैक डायमंड सिटी यानी कि धनबाद, जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है। यानी कि अगर 1000 लड़का है तो उसमें मात्र 909 ही लड़कियां हैं। अब ग्रामीण नगरीय संगठन। तो ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उन क्षेत्रों से जहां बहुसंख्यक आबादी कृषि या फिर संबंधित क्षेत्र से संलग्न पाए जाते हैं। यानी कि वे सारे क्षेत्र जहां पर मैक्सिमम आबादी कृषि या फिर उससे संबंधित क्षेत्र में संलग्न है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। और दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र कहाँ से क्या हो गया, वे सारे क्षेत्र जहाँ पर बहुसंख्यक आबादी जो होते हुए कृषि कार्य या फिर मतलब कि गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, तो वे ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं। और 2011 की जनगणना में झारखंड में ग्रामीण आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 76% आबादी, 76% व्यक्ति है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में ग्रामीण आबादी लगभग कितना है तो 76% है। और 2001 में यह कितना था तो लगभग 78% था। यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है, ग्रामीण आबादी में थोड़ा सा कमी हुआ है। तो कोई खास कमी नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा हुआ है। और 2011 की जनगणना में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला गोड्डा हो गया, फिर गढ़वा हो गया, फिर चतरा हो गया, फिर गुमला हो गया, दुमका हो गया। जबकि सबसे कम ग्रामीण आबादी का अनुपात धनबाद हो गया और सबसे कम लिंगानुपात भी धनबाद हो गया। यानी कि सबसे कम ग्रामीण आबादी धनबाद में है, फिर हो गया हम लोग का पूर्वी सिंहभूम हो गया, फिर बोकारो हो गया, उसके बाद रामगढ़ और फिर रांची। और इन जिलों में विकास की गति तीव्र होने के कारण ग्रामीण आबादी के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक वैधानिक शहर और दूसरा जनगणना शहर। तो वैधानिक शहर क्या हो गया तो वैसे नगर हो गया जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड आते हैं। जबकि जनगणना शहर के तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसकी आबादी 5000 हो और कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग जो है वो कृषि कार्य में संलग्न हो तथा न्यूनतम जनघनत्व 400 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर हो। यानी कि दो भाग हो गया, एक तो हो गया हम लोग का वैधानिक शहर जिसमें नगर पालिका, छावनी बोर्ड ये सब आ जाएंगे, और दूसरा हो गया हम लोग का जनगणना शहर जहाँ पर आबादी 5000 हो और वहाँ की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75% आबादी जो है वो
गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, साथ ही साथ वहाँ का न्यूनतम जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा हम लोग का, जनगणना शहर कहलाएगा। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और झारखंड में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर झारखंडी होने के साथ साथ अन्य स्टेट के लोग भी औद्योगिकरण नगरीकरण की वजह से आके बस गए हैं। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक होने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, खनन क्रियाकलाप काफ़ी अधिक है, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, रोजगार के अवसर काफ़ी अधिक नज़र आते हैं, लेकिन झारखंड के लोग ही बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। और 2011 की जनगणना में झारखंड में जनसंख्या घनत्व 414 था, वहीं 2001 की जनगणना में यह 338 था, यानी कि 2001 की तुलना में 2011 में काफ़ी अधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ चुका है। अर्थात झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात जनसंख्या घनत्व में काफ़ी वृद्धि हुई है, और झारखंड की तुलना में देश के 13 राज्य एवं यूटीज का जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि 11 राज्यों का जनसंख्या घनत्व झारखंड से कम है। जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन के मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि दर, प्रवसन और भूमि उपयोग पैटर्न पर निर्भर करता है। इसी के साथ हम लोग का ये जो थर्ड चैप्टर था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में टोटल 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब अगला वीडियो जैसे ये मेरा PDF रेडी हो जाएगा, इसका नोट्स 2 चैप्टर है, उसका नोट्स जैसे रेडी होगा क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जल्द ही इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।